मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन एंड स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रा स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 4 जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और ये अलजेब्रा का जो कि स्टैंडर्ड 10th का सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड 9th में भी फाइनेंशियल प्लानिंग देखा होगा जो आपको थोड़ा टफ लगा होगा। तो छोड़िए उस बात को, उसको वो अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा बेसिक से बताने वाला हूँ। चलिए बेसिक सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या बेसिक्स है जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग में लगने वाले। और अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बताऊंगा जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 में लगने वाले, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज के पहले मैं एक बेसिक वीडियो डाल दूंगा एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो इस एक्सरसाइज में या फिर इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 के रिलेटेड सारे बेसिक्स डालने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें इस चैप्टर में क्या देखने को मिलने वाला है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने देखने मिलने वाला है जीएसटी। तो क्या होता है जीएसटी, क्यों आया जीएसटी, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो यहाँ पर देखिए जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इससे पहले भी बहुत सारे टैक्सेस हमारे इंडिया में लगते थे। और ये जो जीएसटी आया ये 1 जुलाई 2017 से आया। तो जीएसटी लाने का क्या कारण था, पहले भी तो टैक्स लग रहे थे और आज भी टैक्स लग रहे। तो जीएसटी लाने का क्या मेन मोटो था, तो सबसे पहला मोटो ये था कि जीएसटी के पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे। अगर आप सिनेमा में जाओगे तो वहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। अगर आप किसी मुलुंड से अगर आपको थाने में कोई प्रोडक्ट लाना है तो वहाँ पर आपको ऑक्ट्रॉय टैक्स लगता था। तो यहाँ से बहुत सारे टैक्सेस लगते थे जो कि बहुत कंफ्यूजिंग थे एक नॉर्मल पब्लिक के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉन्च किया जो कि सभी को समझेगा। और ये सिर्फ एक टैक्स है जो कि हर एक प्रोडक्ट पे अब जीएसटी लगता है। अब जो पहले एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, ऑक्ट्रॉय टैक्स, सिनेमा टैक्स, ये बहुत सारे टैक्सेस थे, वो सारे टैक्सेस को हटा के 1 जुलाई 2017 से इंडिया में सिर्फ ये एक ही टैक्स लगता है किसी भी प्रोडक्ट पे, और वो है जीएसटी। जो कि आप कोई भी स्टेट में जाओगे तो जो जीएसटी होगा वो सेम होगा, मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगने वाला। जो जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये कब आया इंडिया में, 1 जुलाई 2017 में आया। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब से आया तब से सारे प्रोडक्ट पे सिर्फ एक ही टैक्स लगता है और लोकल पब्लिक को सारे टैक्सेस याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी जैसे पहले होता था। वो बहुत ही कंफ्यूजिंग था, लेकिन जब से जीएसटी आई ये कंफ्यूजिंग हट चुका है। अब हर एक प्रोडक्ट पे क्या लगता है, सिर्फ जीएसटी लगता है। अब देखिए इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 के जो रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 4.1 के जो भी बेसिक्स लगने वाले, जो भी एक्सरसाइज में फॉर्मूलेज लगने वाले, वो सारे फॉर्मूलेज देख लेते हैं। उससे पहले लॉजिक देख लेते हैं। अब देखिए जो जीएसटी है, तो ये जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो जीएसटी है ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है। तो जो पहला है वो है सीजीएसटी, जो दूसरा है वो है एसजीएसटी, और जो तीसरा है वो है आईजीएसटी। अब देखिए तीनों का भी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो जीएसटी तो तीनों के लिए सेम है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिर्फ मैं पहले लेटर का फॉर्मूला फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो सी जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो एस है ये है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो ये स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जो लास्ट है आईजीएसटी, ये है इंटीग्रेटेड, या फिर हम इसे बोलते हैं इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। अब देखिए कोई भी एक प्रोडक्ट होगा, सपोज जीएसटी जो होगा किसी भी एक प्रोडक्ट पे 18% लग रहा है, तो उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा। तो देखिए जितना भी जीएसटी होता है, अगर उस जीएसटी का मैं आधा कर दूंगा तो वो उसका सीजीएसटी होता है और उसका ही आधा उसका एसजीएसटी होता है। मतलब अगर 18% जीएसटी होगा तो 9% सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी होगा। अब देखिए इंटीग्रेटेड और इंटरस्टेट ये यूज कब होता है। तो सपोज कोई प्रोडक्ट है जो उत्तर प्रदेश में बना है और उसे हमें लेके जाके बेचना है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर एक स्टेट से कोई प्रोडक्ट को दूसरे स्टेट में लेके जाया जा रहा है तो आपको आईजीएसटी पे करना होगा। मतलब यहाँ पर जो जीएसटी था वो कितना था, 18%। तो जितना जीएसटी होता है उतना ही आईजीएसटी भी होता है। तो जब आप दूसरे स्टेट में कुछ प्रोडक्ट को लेके जाओगे तो वहां पर भी आप आईजीएसटी पे करोगे जो कि 18% होगा एमपी में आके। और ये 18% जब एमपी में आ जाएगा तो ये वहां के लिए जीएसटी हो जाएगा, और बाद में यहाँ पर आईजीएसटी का सीजीएसटी और जीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा जो कि 99% होगा। मतलब इंटरस्टेट में क्या होता है, जो भी जीएसटी का रेट रहता है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाओगे तो वही जितना जीएसटी रहता है उतना ही आईजीएसटी होता है। और वो आईजीएसटी उस स्टेट में पहुंच के बन जाता है जीएसटी, और बाद में वहां पर जीएसटी पहुंच के फिर से वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वो होता है सीजीएसटी और
SGST। तो ये थोड़ा बेसिक्स था जो कि GST को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसके बारे में थे। तो चलिए आगे देखते हैं, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं हमने अब तक देखा क्या है। तो हमने देखा कि फाइनेंशियल प्लानिंग में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो GST के रिलेटेड है, जिसमें GST जो है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और वो इंडिया में कब आया 1 जुलाई 2017 में। और वो क्यों आया, क्योंकि GST के पहले भी बहुत सारे टैक्सेस लगते थे जो कि लिटिल बिट कंफ्यूजिंग थे नॉर्मल पीपल के लिए, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग टैक्स पे करने से अच्छा सभी प्रोडक्ट के लिए एक ही टैक्स पे किया जाए और वो पूरे इंडिया में सेम होगा, और वो होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसीलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंडिया में 2017 और 1 जुलाई को लाया गया। अब देखिए जो GST है जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला है वो CGST जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, दूसरा है SGST जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और तीसरा है IGST जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड या फिर इंटरस्टेट। तो जितना भी GST का रेट होगा, अगर 18% है तो CGST और SGST उसका आधा आधा होता है। मीन्स 9% हम CGST भरते जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और 9% हम लोग SGST भरते जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए जाएगा। तो ये सारे टैक्सेस यूज़ के लिए लग जाते हैं। अब जो IGST है जो इंटीग्रेटेड या फिर इंटरस्टेट, अगर किसी एक स्टेट से कोई प्रोडक्ट को किसी दूसरे स्टेट में लाके जाके बेचना है, तो एक स्टेट से जब वो दूसरे स्टेट में जाएगा तो हमें IGST सबसे पहले पे करना होगा। तो जितना GST होता है उतना ही IGST होता है। जब दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट पहुंच जाएगा तो वहाँ पर जो IST पे किया होगा उसे कन्वर्ट कर देंगे GST में, और बाद में वो फिर से वो प्रोडक्ट पे GST लगेगा जो कि उसका SGST और CGST आधा आधा करके टैक्सेस में बढ़ जाएगा। तो ये थे ओवरव्यू जो हमने अब तक देखे। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 4.1 में जो फॉर्मूलाज लगने वाले, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूलाज रट्टा नहीं मारने वाले, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला समझेंगे कि फॉर्मूला किस तरह से आ रहे हैं। क्योंकि एक बार समझ गया कि फॉर्मूला किस तरह से बन रहे हैं तो आपको उसे याद करने या बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि हम लोग फॉर्मूलाज किस तरह से इस एक्सरसाइज में लगने वाले। चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 में कितने फॉर्मूलेज होने वाले। तो यहाँ पर सारे फॉर्मूलेज के लिए मैं पहले कंसेप्ट बता देता हूँ कि वो फॉर्मूले किस तरह से बने। अब देखिए तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 में जो फॉर्मूलाज लगने वाले हैं वो सारे फॉर्मूलेज। तो यहाँ पर जो फॉर्मूलेज होंगे हम लोग वो फॉर्मूले किस तरह से बन रहे हैं उसके कंसेप्ट्स भी देख लेंगे, जिससे हमें फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट फॉर्मूला होगा, अब देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा जितना भी GST होता है उसका आधा होता है। क्या होता है? उसका आधा होता है CGST और उसका आधा होता है SGST। तो सपोज अगर GST 18% होगा तो CGST कितना होता है 9%, और उसी तरह SGST कितना होता है 9%। ये हमने देख लिया। तो देखिए जब भी आपको कहीं पर भी परसेंटेज दिखेगा उसका मतलब होगा रेट दिया हुआ आपको, और जहाँ पर भी आपको दिखेगा रुपीज़ में तो वो चीज़ होगा अमाउंट। तो जब भी आपको रेट बोला होगा तो रेट हमेशा परसेंटेज में ही कैलकुलेट होता है, और जब भी आपको अमाउंट बोला होगा तो अमाउंट हमेशा रुपीज़ में ही कैलकुलेट होता है। तो चलिए देखिए, अगर आपको बोला कि हमें निकालना है रेट ऑफ CGST, ये होगा फर्स्ट फॉर्मूला, और अगर हमें बोला होगा कि हमें निकालना है रेट ऑफ SGST, तो देखिए ये सब किस तरह से निकलेगा। अब देखिए रेट बोला है मतलब जो भी आप निकालोगे वो किस में निकालोगे, परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे। तो इसके लिए रेट ऑफ CGST निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले रेट ऑफ GST होना चाहिए। अगर आपके पास रेट ऑफ GST होगा, सपोज आपके पास रेट ऑफ GST 18% है, तो रेट ऑफ CGST कितना होगा 9%। ये किस तरह से मिला? तो हमने क्या किया, रेट ऑफ CGST हमने क्या किया, हमने आधा किया। किसका आधा किया? रेट ऑफ GST का। तो यहाँ पर रेट ऑफ GST कितना था 18%, हमने 18% का आधा किया जिससे हमें मिल गया रेट ऑफ CGST जो कि है 9%। उसी तरह अगर हमें निकालना है रेट ऑफ SGST, तो रेट ऑफ SGST भी किस तरह से मिल रहा है, रेट ऑफ GST का आधा करने के बाद तो हमारा जो फॉर्मूला होगा रेट ऑफ SGST इज इक्वल्स टू हाफ इंटू रेट ऑफ GST। मतलब GST का आधा करोगे तो आपको CGST भी मिल जाएगा, GST का आधा करोगे तो आपको SGST भी मिल जाएगा। अब देखिए अगला फॉर्मूला, अब सपोज आपको सिर्फ ये वैल्यू नहीं दिया है ना, आपको ये वैल्यू दी है, आपको सिर्फ रेट ऑफ CGST दिया है और आपको पूछा गया कि रेट ऑफ GST कितना होगा। तो देखिए जितना भी रेट ऑफ CGST होता है उतना ही रेट ऑफ SGST भी होगा, क्योंकि अगर CGST 9% है तो SGST भी 9%, क्योंकि ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ CGST इज इक्वल्स टू रेट ऑफ SGST। जितना भी रेट ऑफ CGST होगा उतना ही रेट ऑफ SGST होगा। सपोज अगर ये नहीं दिया होता, हमें अगर ये दिया होता
तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ CGST SGST इक्वल होता है, तो अगर ये 9% होगा तो ये भी 9% होगा। तो सपोज हमें सिर्फ एक वैल्यू दिया है जिससे मैंने ये बोल दिया, ये फॉर्मूले से मैंने बता दिया कि ये 9% है तो ये भी 9% है, और अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा रेट ऑफ GST। तो मेरा जो अगला फॉर्मूला होगा वो किस तरह से होगा कि अगर मुझे रेट ऑफ GST कैलकुलेट करना है तो वो मैं किस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ, रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST। तो यहाँ तक सारे फॉर्मूलेस इजी है और क्लियर हो गए। एक बार फिर से फॉर्मूलेस पे ध्यान दे देते हैं। हमने देखा कि अगर मुझे रेट ऑफ CGST निकालना होगा तो मेरे पास रेट ऑफ GST होना चाहिए, अगर मुझे रेट ऑफ SGST निकालना है तभी भी मेरे पास रेट ऑफ GST होना चाहिए। अगर मैं रेट ऑफ GST का आधा कर दूं तो मुझे मिल जाएगा रेट ऑफ CGST और रेट ऑफ SGST। अगर हमारे पास कोई एक ही वैल्यू दिया होगा, हमें रेट ऑफ GST पूछा होगा तो हम किस तरह से निकालेंगे, हमें पता है दोनों वैल्यू एक दूसरे से इक्वल होता है, तो सबसे पहले इक्वल बताएंगे, दोनों का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, उन दोनों वैल्यू को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा रेट ऑफ GST। तो ये थे 4 फॉर्मूलाज। तो चलिए आगे के 4 फॉर्मूलाज भी देख लेते हैं जो इससे ही रिलेटेड है। अब देखिए 5th फॉर्मूला, ये रेट हो गया। तो रेट के लिए हमेशा हमें वैल्यू जो चाहिए वो परसेंटेज में चाहिए। अब हम लोग निकालेंगे जो फॉर्मूला है वो अमाउंट के लिए होगा। तो ये जो 4 फॉर्मूला थे ये थे रेट के लिए, जब हम लोग को परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा। अब जो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा वो मैं लिखूंगा अमाउंट के लिए, जब मुझे रुपीज़ में कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तक जो हम लोग ने फॉर्मूला देखा वो जब हमारे पास रेट ऑफ GST होगा, और ये सब रेट के लिए फॉर्मूला था। अब हम लोग देखते हैं अमाउंट के लिए। अब सपोज मेरे पास GST का अमाउंट है 200 रुपीज़, और मुझे पता करना है कि मेरा CGST का अमाउंट या फिर SGST का अमाउंट कितना होगा। तो मुझे पता है GST का आधा ही SGST होता है, मतलब ये भी 100 रुपये होगा और ये भी 100 रुपये होगा, मतलब दोनों भी 100 रुपीज़ हो जाएंगे। अब देखिए अगर मुझे निकालना होगा अमाउंट ऑफ CGST या फिर अमाउंट ऑफ SGST, तो दोनों का देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST। तो जिस तरह रेट में हमने देखा था उस तरह यहाँ पर भी आएगा। अब देखिए अमाउंट ऑफ CGST मतलब ये 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ कब आया, जब मैंने 200 का हाफ किया। तो अगर मैं हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ GST करूँगा तो मुझे अमाउंट ऑफ CGST मिल जाएगा, और अगर मैं हाफ करूँगा अमाउंट ऑफ GST का तो मुझे अमाउंट ऑफ SGST भी मिल जाएगा। तो अमाउंट ऑफ GST। अब देखिए अगला देखते हैं। तो रेट जैसे ही होगा, जिस तरह से अगर मुझे सिर्फ ये एक वैल्यू दिया होगा तो मुझे पता है कि ये वैल्यू जितना होगा वही अमाउंट ऑफ SGST भी उतना होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ CGST, कि जितना भी SGST का अमाउंट होगा उतना ही CGST का भी अमाउंट होगा, और अगर मैंने ये दोनों अमाउंट को ऐड कर दिया तो मुझे अमाउंट ऑफ GST मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ GST वो किस तरह से मिलेगा, जब मैंने दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया। तो अगर मैंने कर दिया अमाउंट ऑफ SGST प्लस अमाउंट ऑफ CGST, तो अमाउंट के फॉर्मूले में अमाउंट ही होगा और रेट के फॉर्मूले में रेट्स ही लगेंगे। तो ये थे रेट के 4 फॉर्मूले और अमाउंट के 4 फॉर्मूले, ये सारे बेसिक्स फॉर्मूले थे। तो चलिए आगे भी कुछ फॉर्मूलेज है तो वो सारे फॉर्मूलेज भी देख लेते हैं। अगला फॉर्मूला देखते हैं जो कि फॉर्मूला नंबर 9। लेकिन फॉर्मूला नंबर 9 देखने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि क्या होता है टैक्सेबल वैल्यू और क्या होता है अमाउंट विद GST। अब देखिए टैक्सेबल वैल्यू मतलब वो वैल्यू होता है जिस पे टैक्स लगा हुआ नहीं है, और अमाउंट विद GST मतलब वो वैल्यू होता है जिस पे टैक्स लग चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई शॉप पे जाते हो तो सपोज पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं टैक्सेबल वैल्यू का और बाद में देख लेते हैं अमाउंट विद GST वाले वैल्यू का। तो यहाँ पर देखिए टैक्सेबल वैल्यू मीन्स अगर सपोज आप डोमिनोज में गए और वहाँ से एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। अब पिज़्ज़ा का जो प्राइस है वो सपोज है 200 रुपीज़, लेकिन वो पिज़्ज़ा आपको वो जो वहाँ पे जो मार्केट सेल्समैन रहेगा वो आपको वो पिज़्ज़ा को 200 रुपीज़ में देने वाला क्या रिसेप्शन पे जाके, नहीं वो आपको 200 रुपीज़ में नहीं देगा। काउंटर पे जाओगे तो वो पिज़्ज़ा आपको 200 रुपीज़ का नहीं मिलेगा। वो पिज़्ज़ा में आपको कुछ चार्ज जो होगा वो एक्स्ट्रा ऐड करके जो भी चार्ज होगा उतने का वो पिज़्ज़ा मिलेगा। सपोज यहाँ पर उस पिज़्ज़े पे 200 रुपीज़ पे जो चार्ज लगा वो लगा 25 रुपीज़, और आपको वो पिज़्ज़ा कितने में मिलेगा 225 में मिलेगा। जब भी आप लोग डोमिनोज में जाओगे पिज़्ज़ा, भले वो पिज़्ज़ा का दाम वहाँ पर 200 रुपीज़ लिखा होगा, लेकिन ये 200 रुपीज़ में आपको पिज़्ज़ा मिलने वाला नहीं है। उस 200 रुपीज़ पे कुछ टैक्स लगेगा और उस टैक्स को जोड़ने के बाद जो अमाउंट होगा उतने का आपको पिज़्ज़ा मिलेगा।
तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जिस पे टैक्स बाद में लगा है, मतलब पहले से टैक्स लगा था क्या? नहीं लगा था, क्योंकि 200 में तो आपको पिज्ज़ा मिला नहीं, आपको पिज्ज़ा 225 का मिला। तो वो अमाउंट जिस पे टैक्स लगा हुआ नहीं है उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पर जो 200 रुपीज़ था ये था टैक्सेबल वैल्यू जिस पे टैक्स लगा हुआ नहीं है। ये जो 25 रुपीज़ था, ये 25 रुपीज़ क्या था? ये था टैक्स जो इस पे लगा, जिसे हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो जहाँ पर भी आपको टैक्स लग रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो जितना भी टैक्सेबल वैल्यू है उस पर अमाउंट ऑफ जीएसटी लगता है, और उसके बाद जो अमाउंट मिलता है 225 ये होता है आपका अमाउंट विथ जीएसटी, क्योंकि इस पे टैक्स लग चुका है। ये अमाउंट विथ जीएसटी मीन्स इस पे टैक्स लग चुका है, तो वो जो जितने में आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो है 225 रुपीज़। तो एक बार फिर से देख लीजिए, टैक्सेबल वैल्यू मतलब वो होता है जिस पे टैक्स लगा हुआ नहीं है, मतलब ये जो 200 है इस पे टैक्स लगा हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसे टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही टैक्स लगता है, तो जो टैक्स टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर लगा 25 रुपीज़, ये था टैक्स जिसे हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट ऑफ जीएसटी को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें मिलता है अमाउंट विथ जीएसटी, और अमाउंट विथ जीएसटी पर टैक्स लग चुका है। तो ये थे बेसिक कंसेप्ट। तो देखिए कोई शॉप पे आप जाओगे तो वहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट विथ जीएसटी में ही आपको प्रोडक्ट दे देते हैं, वहाँ पर टैक्स नहीं लगते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप गए डीमार्ट में, तो डीमार्ट में आपने एक जीन्स देखा, डीमार्ट में गए और वहाँ पर से एक जीन्स उठाया, जिस जीन्स का दाम था 999 रुपीज़ का, और वहाँ पर जब आप पेमेंट करने जाओगे तो वहाँ पर वो आपसे अमाउंट भी लेगा 999 रुपीज़, आपसे वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेने वाला है, क्योंकि वो अमाउंट पे टैक्स लग चुका था और वो अमाउंट आपको डायरेक्टली अमाउंट विथ जीएसटी दिखाया था। आपको टैक्सेबल वैल्यू वहाँ पर नहीं दिखाया था, क्योंकि उसमें जो टैक्स था वो पहले से ही इंक्लूड कर लिया गया था, और आपको 999 में वो जीन्स दे दिया गया। तो ये जो 99 था जिसपे आपको जीन्स दिया गया, ये था अमाउंट विथ जीएसटी, ये टैक्सेबल वैल्यू नहीं था। तो टैक्सेबल वैल्यू वो होता है जिस पे टैक्स लगा हुआ नहीं होता है, और अमाउंट विथ जीएसटी वो होता है जिस पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। और जो भी टैक्सेबल वैल्यू पे टैक्स लगता है उस टैक्स को हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, जो कि है फॉर्मूला नंबर 9। तो अब तक जो इसके पहले के 4 फॉर्मूला देखे थे हमने, वो थे अमाउंट ऑफ जीएसटी के ऊपर। तो वो अमाउंट ऑफ जीएसटी जो था, वो अमाउंट ऑफ जीएसटी आ किस तरह से रहा था, तो वहाँ पर ये हम लोग 9 नंबर फॉर्मूला में देख लेंगे। तो वो है अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो देखिए ये जो अमाउंट ऑफ जीएसटी है, मीन्स ये वाला वैल्यू 25 रुपीज़, ये 25 रुपीज़ किस पे लगा? इस 200 रुपीज़ पे लगा, और ये इस 200 रुपीज़ पे कुछ तो परसेंट लगा होगा। जिस तरह टैक्स होता है 12.5% टैक्स है, तो ये जो 12.5% टैक्स था वो किस पे लगा? 200 रुपीज़ पे। उसके बाद जो वैल्यू मिला वो था 25, मतलब अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी किस तरह से निकल रहा है? जितना भी रेट ऑफ टैक्स रहेगा मीन्स रेट ऑफ जीएसटी, तो ये जो रेट ऑफ जीएसटी है मीन्स ये 12.5% यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी था, ये रेट ऑफ जीएसटी पे किस पे लगा? टैक्सेबल वैल्यू पे लगा। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी किस तरह से मिल रहा है? रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस 200 रुपया जो कि था टैक्सेबल वैल्यू, इस 200 रुपये पे जितना भी रेट ऑफ जीएसटी दिया होगा, अगर हम लोग उसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रेट ऑफ जीएसटी 12.5% दिया था, तो हम लोग अगर रेट ऑफ जीएसटी को मल्टीप्लाई करेंगे इस 200 से, मीन्स 12.5 अपॉन 100 इंटू 200। अगर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जीरो से कैंसिल, 12.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 25 रुपीज़। तो ये जो 25 रुपीज़ था ये किस तरह से निकला? हम लोग ने रेट ऑफ जीएसटी मीन्स 12.5% को मल्टीप्लाई किया, किससे किया? टैक्सेबल वैल्यू से, जो कि था 200 रुपीज़, और जो वैल्यू हमें मिला 25 वो था अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो हम लोग ने देख लिया कि अमाउंट ऑफ जीएसटी किस तरह से निकलता है? रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। देखते हैं अगला फॉर्मूला, जो कि है फॉर्मूला नंबर 10। तो यहाँ पर देखिए 10th फॉर्मूला क्या है? हमने यहाँ पर देखा, देखिए अमाउंट विथ जीएसटी जो कि 225 रुपीज़ है। ये अमाउंट विथ जीएसटी हमें किस तरह से मिला? हम लोगों ने टैक्सेबल वैल्यू को और अमाउंट ऑफ जीएसटी को ऐड किया, तो हमें क्या मिल गया? अमाउंट विथ जीएसटी। मतलब हम लोगों ने 200 रुपीज़ जो कि है टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट ऑफ जीएसटी जो कि है 25 रुपीज़, ये दोनों वैल्यू को ऐड किया तो हमें मिल गया अमाउंट विथ जीएसटी। तो जो अगला फॉर्मूला होगा वो होगा अमाउंट विथ जीएसटी। अमाउंट विथ जीएसटी वो हमें किस तरह से मिला? हम लोगों ने टैक्सेबल वैल्यू को, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी को ऐड किया, तो हमने टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट ऑफ जीएसटी को ऐड कर दिया तो हमें मिल गया अमाउंट विथ जीएसटी। अगला फॉर्मूला देखते हैं जो कि है फॉर्मूला नंबर 11। तो देखिए 11th फॉर्मूला क्या होगा? अब सपोज मेरे पास ये 225 रुपीज़ भी है और मेरे पास ये 200 रुपीज़ भी है।
तो मेरे पास अमाउंट विद जीएसटी भी है और मेरे पास टैक्सेबल वैल्यू भी है। और अब मुझे अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है। क्या निकालना है मुझे? अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये सारे फॉर्मूलेस डिपेंड होंगे कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है। तो देखिए, अगर मुझे निकालना है अमाउंट ऑफ जीएसटी और मेरे पास ये दोनों वैल्यू है, तो मुझे किस तरह से मिलेगा 25। अगर मैं अमाउंट विद जीएसटी, ये 225 में से ये 200 अगर मैं माइनस कर दूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अमाउंट विद जीएसटी, अमाउंट विद जीएसटी में से टैक्सेबल वैल्यू को अगर मैं माइनस कर दे रहा हूँ तो मुझे मिल जा रहा है अमाउंट ऑफ जीएसटी। मैंने ये 225 रुपीज जो कि अमाउंट विद जीएसटी है, उसमें से टैक्सेबल वैल्यू जो कि 200 रुपीज को माइनस कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी जो कि है 25 रुपीज। तो ये सारे फॉर्मूलेज जो है, ये सारे फॉर्मूलेज बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूला कि हमारे पास क्या वैल्यूज है। अगर ये आपको फॉर्मूलाज आप खुद के एग्जांपल्स में डाल के सोचोगे तो ये फॉर्मूलाज आप खुद से बना दोगे, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाज जो है ये आपको बुक में नहीं दिखेंगे। ये फॉर्मूलाज मैंने अपने खुद से प्रैक्टिस करके बनाया है कि ये फॉर्मूलाज आपको किस तरह से ईजी लगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सॉल्व जो डायरेक्टली कर दिया गया, बहुत से नोट्स में भी सॉल्व डायरेक्टली कर दिया गया। तो मैंने फॉर्मूले को इस तरह से बनाया कि वो सारे एग्जांपल से रिलेटेड हो, जिससे ये सारे फॉर्मूलेज आपको इजीली याद हो जाए। तो चलिए एक और फॉर्मूला है जो कि है फॉर्मूला नंबर 12, उसके लिए कुछ कंसेप्ट है, तो चलिए वो भी देख लें। कि कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि सपोज आपको एक शोरूम में गए और वहाँ से आपको वॉशिंग मशीन खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदना है, जहाँ पर वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है वो है 40,000। कितना है? 40,000 रुपीज़। और वहाँ पर आपको डिस्काउंट भी दिया है जो कि है 10% का। डिस्काउंट जो दिया है वो कितने का दिया है? 10% का। अब आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि डिस्काउंट प्राइस किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 40,000 रुपीज़ है उस वॉशिंग मशीन का क्या है? प्रिंटेड प्राइस है, जो वहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या है वो? प्रिंटेड प्राइस है। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट होता है वो किस पे मिलेगा? इस प्रिंटेड प्राइस पर ही मिलेगा। तो हम लोग डिस्काउंट प्राइस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि डिस्काउंट प्राइस जो कि अगला फॉर्मूला है वो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? रेट ऑफ डिस्काउंट जो कि है 10%, और 10% हमें किस पे मिलेगा? जो उसका प्रिंटेड प्राइस है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू प्रिंटेड प्राइस। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट होगा डिस्काउंट प्राइस। तो चलिए वो करके देख भी लेते हैं कि 10% इंटू डिस्काउंट प्राइस जो कि 10% इंटू प्रिंटेड प्राइस। तो प्रिंटेड प्राइस कितना है? 40,000। तो ये हो जाएगा 10/100, नीचे आके 100 हो गया, और ये 40,000, ये दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो है 4,000 रुपीज़, और ये 4,000 रुपीज़ यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस होगा। अब देखिए, डिस्काउंट जब भी दिया होगा तो वहाँ पर आपको पहले डिस्काउंट प्राइस कैलकुलेट करना होगा, फिर डिस्काउंट प्राइस कैलकुलेट करने के बाद आपको टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर जो टैक्सेबल वैल्यू होगा वो क्या होगा? जो भी आपका प्रिंटेड प्राइस होगा, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस। तो देखिए ये फॉर्मूला किस तरह से बना वो भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू किस तरह से मिला? जब ये प्रिंटेड प्राइस के लिए होगा, जब डिस्काउंट के लिए होगा, तभी ये दोनों फॉर्मूला यूज में आएगा। जब आपको डिस्काउंट दिया होगा तभी ये 12th वाला फॉर्मूला और 13th वाला फॉर्मूला काम में आएगा, वरना इस फॉर्मूले के कुछ काम नहीं होगा। जब भी डिस्काउंट दिया होगा तभी ये फॉर्मूला यूज में आएगा। तो देखिए ये तो हम लोगों ने देख लिया कि डिस्काउंट प्राइस किस तरह से कैलकुलेट करना है, जितना भी डिस्काउंट दिया होगा और वो किस पे दिया है, और डिस्काउंट हमेशा प्रिंटेड प्राइस पर ही दिया होता है, तो इसलिए हम लोगों ने रेट ऑफ डिस्काउंट इंटू प्रिंटेड प्राइस कैलकुलेट कर लिया। अब मिल गया हमें 4,000 रुपीज़। अब हमें देखना है कि टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है? जिस पे टैक्स लगा हुआ नहीं है, क्योंकि वो बाद में टैक्स लगेगा। तो अब जो भी टैक्स होगा वो 40,000 पे नहीं लगने वाला है, वो टैक्स किस पे लगेगा? डिस्काउंट मारने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा? किस पे टैक्स लगेगा? प्रिंटेड प्राइस जो कि है 40,000 माइनस डिस्काउंट प्राइस जो कि है 4,000। तो 40,000 माइनस 4,000, तो जो अमाउंट बचेगा 36,000, ये हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, और जो टैक्स लगेगा वो इस 36,000 के ऊपर ही लगेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले कब यूज होंगे? जब हमें डिस्काउंट दिया होगा। तो टोटल हम लोग ने 13 फॉर्मूले देख लिए। तो ये 13 फॉर्मूलेस के ऊपर ही पूरा एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो है वो पूरा डिपेंड है। तो ये सारे फॉर्मूलेस आप एक एक बार लिख लीजिए, जिसको गो थ्रू कर लीजिए। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, सब बेसिक जो भी हम रोज करते हैं, डेली समर लेने जाते हैं या फिर किसी मॉल में जाते हैं या फिर डोमिनोज में जाते हैं, वो सारे रिलेटेड के ऊपर ही मैंने फॉर्मूलेस बनाए हैं, और फॉर्मूलेस बहुत ही ईजी है।
तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर आप अपने लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको मिलेगा वीडियो जो कि आपके स्टैंडर्ड के ही रिलेटेड होगा, और अगर अपने राइट साइड में देखोगे तो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।